तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन जेल की दोबारा से चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे और अचानक जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो वहाँ 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था तो सबने मान लिया कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक रोशनी थी। उसने रोशनी को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीपुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा कि सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दे ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं पर क्यों सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागते जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में हथकड़ियां थी। जब गार्ड ने अंदर जाकर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़ के सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा क्योंकि वो कोई भी चांस नहीं देना चाहता था, लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। वो रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी की जेल में पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां? हाँ, कैसे खोली हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह वो सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे किसी तरह छुपा कर वो जेल के अंदर लाया था। सवाल तो ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया तो लाया कैसे? इस तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्दी वहाँ एक वार्डन चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढक कर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहाँ से भाग निकला। जब गार्ड को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर पहुँचा दी गई और वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर सिर्फ एक टीम को पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। ऑफिसर्स को भी लगा, अरे वार्डन बुढ़ा हो गया है, उसका दिमाग सटिया गया है, अरे वो पागल थोड़ी है, हर बार सेम जगह पर जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं पर मिलेगा तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम को भेज दी और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया।
जेल से निकलने में ये तो चाचा चौधरी बन जाता है और कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज इसका दिमाग है। इसके बावजूद भी क्या हो जाता है इसे। वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया था। उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें की और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी हो, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे भगोड़े स्टार का खिताब दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए रखे गए थे। उसका कमरा भी पूरी तरह से सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन जेल है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत ही सीटी बजा दी जिससे कई और गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेच कस दिए ताकि इस बार वो उन्हें खोल ना पाए। एक बार फिर से उसके शरीर की थोड़ी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीतते गए। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता रहा। वो उसे मारते और फिर से वो अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट कर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ उसके प्लान का ही हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट ही रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शरीर सड़ने लगा था और उसके घाव पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार उस शाम गार्ड ने उसे आकर उसकी जंजीर खोल दी। पूरी 1 साल बाद उसने चैन की सांस ली थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा वहाँ की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन जेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो तो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पर रहा। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसी का ही बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फिजी का एक उल्टा टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्दी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। तो वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसीलिए मिस्टर कानीमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिज्म आइलैंड पर भेजने के ऑर्डर्स दे दिए। प्रिज्म आइलैंड किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समुद्र के बीचों बीच बनी थी जहाँ लगातार तेज बहाव का पानी रहता था और सबसे जरूरी बात कि वहाँ पर ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल भी नहीं थी और तो समुद्र पूरे पानी से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ से बचकर निकल पाना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी उतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहाँ पहुँचा तो उसे तुरंत उसके
सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रॉड्स थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास से जोड़ दिया गया था, जिससे भागना तो दूर वो हिल डुल भी नहीं सकता था। उधर कानीमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो ढूंढने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहाँ से भाग पाना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़ कर धीरे धीरे बाहर निकल गया। एक कैदी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में था कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। उधर कानीपुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि तभी जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूकें देखकर पूरे आइलैंड पर फैला दिया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि तभी वहाँ मिस्टर कानीपुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तब भी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो भी हुआ वो सब तो सुजुकी के प्लान का ही हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता ताकि वो प्रिज्म आइलैंड तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर वो दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ वहाँ आ गया था, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही सुजुकी अपने पिता के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहाँ एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर तक उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीपुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। क्या आप अपने पिता के लिए इतनी परेशानियां सह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।